नमस्कार। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और पॉलिटिक्स विद प्रभाकर की इस कड़ी में आपका स्वागत है। अब से कुछ देर बाद ही युद्ध की तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज शाम को चुनाव आयोग ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया है और परंपरागत तौर पर जैसा कि होता है, पश्चिम बंगाल समेत बाकी 5 राज्यों के चुनाव की तारीख का ऐलान आज शाम होने की संभावना है। लेकिन इनमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल का चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ चक्रव्यूह तो पहले ही रचे जा चुके हैं। अब आज युद्ध की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में यह चुनाव महज एक विधानसभा चुनाव नहीं रहा, यह एक तरह से युद्ध बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस 10 साल से सत्ता में है और वो जहाँ इस बार अपनी सरकार बचाने के लिए जूझ रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं, तमाम चक्रव्यूह बना लिए हैं। उसका मकसद है किसी तरह ममता बनर्जी को सत्ता से हटाकर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा करना। और ये कब्जा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और तमाम नेता दावा करते रहे हैं कि इस बार पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। और पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं 294 सीटें हैं। ममता के पास अभी 214 से ज़्यादा सीटें हैं। वर्ष 2011 के बाद 2016 में उनको 2011 सीटें मिली थी और बाद में कांग्रेस के कुछ लोग भी उनकी पार्टी में शामिल हो गए। अब यहाँ राजनीति तो पहले से ही गर्मा रही है, कभी कोयला घोटाले तो कभी कोकीन की बरामदगी और इस आरोप में बीजेपी के 3 नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा कल ही कोलकाता के दौरे पर थे। यहाँ भी उन्होंने पहले की तरह ही टीएमसी की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। उनका कहना था कि इस बार जो टीकाकरण होगा वो चुनाव में आम जनता भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, तोलाबाजी यानी उगाही के खिलाफ टीएमसी को टीका लगाएगी। तो इस मुद्दे पर भी काफ़ी दोनों पक्षों में राजनीति तेज हो रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं चल रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। अब आमतौर पर उम्मीद की जा रही थी कि इसका ऐलान इस महीने के आखिर या मार्च के पहले सप्ताह में होगा, लेकिन आज अचानक चुनाव आयोग ने जब बैठक बुला दी है तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति अचानक तेज हो गई है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू किया है। चुनाव अभियान तो पहले से ही शुरू हो गया है, वो तृणमूल कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। अब लेफ्ट और कांग्रेस में जो तालमेल हुआ है, वह लोग भी रविवार यानी 28 जनवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली के जरिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम बन गया है पश्चिम बंगाल। असम में बीजेपी की सरकार 5 साल से सत्ता में है। वहाँ भी कई मुद्दे हैं, एनआरसी और सीएए यानी नागरिकता कानून को लेके वहाँ हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं पहले। लेकिन बीजेपी का सबसे ज़्यादा जोर है पश्चिम बंगाल पर। कई चीज़ों से यह बात साफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में 3 रैलियां कर चुके हैं, 3 बार दौरा कर चुके हैं, दर्जनों परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार चुनाव के नतीजों से पहले ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर आते रहे हैं, शांति निकेतन का दौरा किया, रोड शो करते रहे हैं। कभी किसान के घर खाना खाते हैं तो कभी मछुआरे के घर खाना खाते हैं। तो भाजपा इस बार कोई भी कोर कसर उठा नहीं रख रही है इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के लिए। और दूसरी ओर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की रणनीति पर चलते हुए तृणमूल कांग्रेस को भी पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि इस बार वो अपनी सरकार बचा ले जाएगी। बीजेपी ने तृणमूल के कई नेताओं को भी तोड़ने में कामयाबी हासिल की है, वो चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे और दर्जन भर एमएलए या काउंसिलर हों, तमाम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको इस बार टिकट नहीं मिलता था और उनके जाने या रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा चुनावी संभावनाओं पर। लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो चुनावी पंडित हैं, उनका कहना है कि अभी इसका दावा नहीं किया जा सकता है कि कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। खासकर शुभेंदु अधिकारी को काफ़ी
मजबूत जनाधार वाला नेता समझा जाता है। मेदिनीपुर इलाके में, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, वो खुद नंदीग्राम से विधायक थे। उन इलाकों में पार्टी का जनाधार भी मजबूत है, लेकिन अब शुभेंदु वहाँ बीजेपी के बैनर तले काम कर रहे हैं। कितनी कामयाबी उनको मिलेगी यह देखना बाकी है। हालांकि खुद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और आपको तो मालूम ही होगा कि नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों ने ही ममता को सत्ता में लाने की राह दिखाई थी, सत्ता में ले आया था। और शुभेंदु अधिकारी की बहुत अहम भूमिका रही है नंदीग्राम आंदोलन को एकजुट करने में, बढ़ाने में। तो अब ये देखना है कि क्या शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर बीजेपी के लिए भी वही काम कर पाएंगे जो उन्होंने कोई 14-15 साल पहले टीएमसी के लिए किया था। इसके अलावा लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन भी इस बार अपनी खोई ज़मीन वापस पाने के लिए लड़ रहा है। उसको पूरी उम्मीद है कि जो पिछले लोकसभा में बीजेपी ने उसके वोट बैंक पर कब्जा कर लिया था, उसका कम से कम कुछ हिस्सा दोबारा उसके पास लौटेगा। उसके नेताओं का कहना है कि तृणमूल और बीजेपी समान दुश्मन है और वही गठबंधन एक तीसरा विकल्प पेश कर सकता है। कई चीज़ें हैं इसमें। कल असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे, उनकी रैली होनी थी कोलकाता के अल्पसंख्यक बहुल मटिया बुर्ज इलाके में, लेकिन पुलिस ने उनकी परमिशन नहीं दी। और जो पहले वो आए थे तो उन्होंने फुरफुरा शरीफ है जो अल्पसंख्यकों का प्रमुख धार्मिक स्थान है, और वहाँ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ उन्होंने बैठक की थी और ऐलान किया था कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा मामला गड़बड़ाया और पीरजादा सिद्दीकी ने अपनी नई पार्टी बनाई, इंडियन सेकुलर फ्रंट, और फिर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के साथ उनकी तालमेल की बातचीत हो रही थी। लेकिन सीटों के बंटवारे पर मुद्दा गड़बड़ा गया। दरअसल सिद्दीकी कुछ ऐसी सीटें भी मांग रहे थे जहां पिछली बार कांग्रेस लड़ी और जीती थी। तो उसके बाद अब फिर उनके ओवैसी के खेमे में लौटने की संभावना बढ़ गई है और अगले महीने उनकी रैली भी होनी है, तो उसमें ओवैसी को भी आना है। तो ये एक नया गठबंधन तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता और बीजेपी के लिए खुशी का सबब बन सकता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक वोट बैंक की मजबूती पर कई निगाहें टिकी है। बीजेपी चाहती है कि उसमें सेंध लगे, तृणमूल कांग्रेस भरसक कोशिश कर रही है कि वो अटूट रहे। अब दोनों की कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, हालांकि जाहिर तौर पर कोई भी यह दिखाना नहीं चाहता। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ओवैसी या पीरजादा सिद्दीकी के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके मैदान में उतरने से। और इस बीच कल ओवैसी के दौरे के बाद शाम को ममता ने त्वहा सिद्दीकी से भी मुलाकात की। वो भी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं और ममता के खेमे के हैं। पहले वैसे अब्बास सिद्दीकी भी ममता के खेमे के थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद के बाद वो अब अलग हो गए। तो ममता ने कल त्वहा सिद्दीकी के साथ मुलाकात की और फिर राज्य सचिवालय में पहुंचे थे त्वहा सिद्दीकी, उनसे बातचीत की, घंटे भर की मुलाकात हुई। तो कई चीज़ें चल रही हैं। अब आज जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा उसके बाद यह मामला और जोर पकड़ेगा और तमाम कई समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे और चुनाव प्रचार में और तेज़ी आएगी और हमलावर होगा। आप जानते हैं राज्य में सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल पहले से ही आने लगे हैं। पिछले सप्ताह ही उनकी 50 कंपनियां यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ इस बार चुनाव में करीब 1000 कंपनियों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि बीजेपी समेत तमाम दल टीएमसी पर आरोप लगाते रहे हैं हिंसा का, राजनीतिक हिंसा का और विपक्ष के कार्यकर्ताओं की हत्या का, पिटाई का। तो इससे चुनाव आयोग से भी उनकी शिकायत थी और केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी शिकायत थी। तो पहले से ही यहाँ चुनाव आयोग ने भेज दिया है केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों को। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद, और चुनाव कम से कम 7 से 8 चरणों में होने की संभावना है, ये मांग तमाम राजनीतिक दल यहाँ उठाते रहे हैं। हालांकि टीएमसी इसके खिलाफ है इतने लंबे चुनाव प्रक्रिया के, लेकिन अब सारा फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है और तारीखों के ऐलान के बाद राजनीति अचानक और गरमाने के आसार नज़र आ रहे हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम में आपको समय समय पर तमाम चीज़ों की जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।